हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यानिधि पावर्ड बाय फोटोन क्लासेस तेजपुर। माई सेल्फ हीरक ज्योति। हम लोग कवर कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी एक लेक्चर हमने कवर कर लिया है मेल सिस्टम के ऊपर। आज हम लोग शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। आप हो सके तो वो लेक्चर देख लेना। अगर आपको यही देखना है फीमेल वाला, तब यही लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने मेल में क्या था, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, उसी सेम सेक्शंस के अंदर हम लोग फीमेल को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मेल के तरह ही फीमेल में भी क्या पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, जिसके अंदर एसेसरी डक्ट आएगा, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया आएगा, फिर एसेसरी ग्लैंड आएगा। और एसेसरी ग्लैंड के अंदर जैसे हम लोग पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, डक्ट के अंदर वो यूटेरस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप अपने कॉपी में हेडिंग बना लेना, साथ साथ लिखते जाना है, मैं बार बार कहता हूँ। तो आज का टॉपिक है आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर आपको सब हेडिंग बनाना है, कौन सा ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिन लोगों ने पहले का लेक्चर नहीं देखा हुआ है उनके लिए दोबारा बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन उसको कहा जाता है जिसके अंदर क्या बनता है, गैमेट्स बनता है। अगर गैमेट ही नहीं बनेगा तो फिर ऑब्वियसली नो वन कैन बी ए बायोलॉजिकल मदर। तो फीमेल के बॉडी के अंदर जो गैमेट मतलब जो ओवम बनाने का जो ऑर्गन है, वो आप सबको पता है क्या है, ए पेयर ऑफ ओवरीज। और आज सबसे पहले हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक और खास बात जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है सेक्स। उसी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेगा, जो भी सेक्स स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जैसे फीमेल में जो फीमेल स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, हार्मोनल हो गया, या फिर साइकोलॉजिकल हो गया, वो सारा कैरेक्टर जो फीमेल स्पेसिफिक है उनको कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए जो भी फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है, जिनका नाम क्या है पूछा जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन कहाँ बनता है, उसी ऑर्गन के अंदर बनता है, ओवरीज के अंदर। ये भी एक रीजन है जिसके चलते उनको क्या कहा जाता है, मेन सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। तो ओवरीज के बारे में बुक में एक पैराग्राफ दिया गया आपके एनसीईआरटी में। एक बार हम लोग एनसीईआरटी भी देखेंगे, एक बार मैं आपको समझा लेता हूँ, फिर एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या कहा गया है कि ओवरी के स्ट्रक्चर, कुछ फैक्ट्स दिया गया है कि ओवरी का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है वगैरह, ओवरी का लोकेशन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले ओवरी का लोकेशन एक बार एनसीईआरटी देख ही लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में जाते ही आपको दिखेगा, सबसे पहले तो ओवरव्यू दिया गया है जैसे मैंने आपको दिया। उसके बाद ओवरीज के बारे में देखो, ये पैराग्राफ यहाँ पर है। शुरू में ही उन लोगों ने क्या कहा गया है, इसको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, फीमेल गैमेट्स बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, ओवम। और फिर वहाँ पर सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन मतलब उनकी बात हो रही है जिनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात हो रही है मेनली। ठीक है, ये बनता है। अच्छा, फिर क्या कहा गया है, फिर जैसे मैंने आपको कहा था, फिर लोकेशन लिखा गया है। अब देखो ओवरिस का लोकेशन कहाँ है, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन कहा गया है ओवरिस का लोकेशन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन मतलब हमारे पेल्विक रीजन के आसपास। लोअर एब्डोमेन पेल्विक रीजन के आसपास होता है। पेल्विक रीजन कौन सा, पेल्विक रीजन वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में ये वर्ड है मतलब। ठीक है, पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन कौन सा है, पेल्विक रीजन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फोटो निकाल के रखा है। देखो, ये इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पेल्विक रीजन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये बैकबोन है आपका, और बैकबोन से जैसे थोड़ा नीचे जाएंगे, हमारा जो ये वेस्ट वाला कमर वाला जो पोर्शन है ना, उसको पेल्विक रीजन कहा जाता है। ये दो बड़ा बड़ा हिप बोन है, पीछे ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, ये जो बीच में बड़ा सा एक एनसर्कल्ड स्पेस है ना, वहीं पर आपको क्या मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा। अच्छा, अब पेल्विक गार्डल में एक चीज मैं आपको और बता दूं, पेल्विक गार्डल में ये जो दोनों हिप बोन है वो पीछे से किसके साथ कनेक्टेड है, पीछे से कनेक्टेड है किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, मसल्स, लिगामेंट्स, इन सब के थ्रू। और यहाँ पर सामने से ये जो दो हिप बोन है सामने की तरफ आके यहाँ पर एक जॉइंट बनता है कार्टिलेज का बना हुआ। और ये जो जॉइंट है, ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये वाला ट्रांसपेरेंट सा पार्ट, इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। का नाम क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये नाम बाद में फिर से कुछ हॉर्मोन्स के कॉन्टेक्स्ट पे हमें जानना ज़रूरी होगा, तो फिर इसीलिए मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ। प्यूबिक सिम्फाइसिस बाद में दोबारा मेंशन कर दूंगा मैं, लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। खैर, तो पेल्विक रीजन आपको समझ आया, इसी रीजन पे क्या लोकेटेड है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और
ओवेरी अगर कहाँ गया तो फिर यहाँ पर बीच में होगा यूट्रस, तो यूट्रस के दोनों साइड में आपको क्या मिलेगा, एक एक ओवेरी मिलता है। चलो वापस आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में फिर क्या कहा गया है, कहा गया है कि ओवेरी का जो लेंथ है, ये हर चीज़ आपको याद करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आता है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ और कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल फिर से आ गया, पेल्विक रीजन। पेल्विक वॉल मतलब वही जो अभी हिप बोन नहीं करा था, तो वही 2 हिप बोन पेल्विक गर्डल का वॉल है। पेल्विक वॉल के साथ यूट्रस का जो अटैचमेंट होता है बाय लिगामेंट्स कहा गया है। अब लिगामेंट्स एज सच लिगामेंट्स का नाम नहीं दिया गया है बुक में, तो लिगामेंट्स देखने के लिए एक बार दोबारा मैंने फोटो यहाँ पर डाउनलोड करके रखा आपके लिए। तो यहाँ आपको अगर क्लियर दिख रहा है तो देखो, ये जो स्काई ब्लू कलर का थोड़ा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वही है आपका कौन, ये रहा आपका ओवेरी। ठीक है, ओवेरी को इस जगह पर होल्ड करने के लिए ये जो पोर्शन है ये क्या है, दिस इज यूटेरस, और ये आपको समझ आ ही गया होगा, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, रेड वाला ये जो पाइप सा है ये फैलोपियन ट्यूब है। अब यूटेरस को देखो होल्ड करने के लिए अलग अलग लिगामेंट है, यहाँ पर कुछ लिगामेंट दिखाया गया है, आप लोग नोट कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी के पेज में डायग्राम में आप लोग ऐड कर सकते हो। ये जो मेन लिगामेंट है जो यूटेरस को होल्ड करता है, इसका नाम है यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। यूटेरस और ओवेरी के बीच में है इसीलिए। वैसे ही पीछे जो ये येलो कलर का, उसमें थोड़ा सा फैट डिपॉजिट हो गया इसलिए येलोइश कलर आ गया है। पीछे जो ये लिगामेंट है इसको कहा जाता है मिजोवेरियम कहा जाता है, और ये जो है ये एक सस्पेंसरी लिगामेंट है। तो इस तरह से अलग अलग लिगामेंट क्या करता है, ओवेरी को अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। तो अब हम लोग बोर्ड में क्या लिखेंगे, आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेशन लिखना है। लोकेशन हमें क्या मिला, इन द लोअर एब्डोमेन, और लोअर एब्डोमेन में भी अगर प्रिसाइज अगर बात करेंगे तो कौन सा रीजन, पेल्विक रीजन में पाया जाता है। फिर उसके बाद इधर साइड ऑफ क्या लिखा गया है, इधर साइड मतलब दोनों साइड में एक एक, इधर साइड ऑफ यूटेरस। लोकेशन के बाद फिर आपको क्या मिला, एक और डाटा फिर मिल गया, लेंथ मिल गया। लेंथ कितना दिया गया है, 2 to 4 सेंटीमीटर। फिर लेंथ के बाद फिर होल्ड कैसे किया गया है, इसको होल्ड आपको देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमें मिल जाता है लिगामेंट्स, लिगामेंट से उसको होल्ड किया जाता है। अब लिगामेंट्स में कुछ कुछ लिगामेंट्स का हमने नाम जाना, लिगामेंट जैसे कि एक था यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, फिर एक था आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, फिर एक था आपका मेसोवेरियम एटसेट्रा। ये फर्स्ट 3 लाइंस को एनसीईआरटी में जो था वो हमने डिकोड कर लिया। अब वापस जाते हैं एनसीईआरटी में। फिर क्या कहा गया है, ये जो लास्ट में 2 सेंटेंस लिखा गया है, 2 सेंटेंसेस में ओवेरी का स्ट्रक्चर बेसिकली आपको कहा गया है कि ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम भी इंपॉर्टेंट है। ये जो थिन एपिथेलियम है वो एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जहाँ पर क्या है, वो जो जैसे स्पर्मेटोगोनिया था ना मेल में, वैसे ही यहाँ पर ये मदर सेल्स ऑफ क्या होगा, एग, एग प्रोड्यूस करने वाला जो सेल है वो ओवेरी के एपिथेलियम में ही पाया जाता है। तो ये किस तरह का एपिथेलियम है, ये एक सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, और इसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है। ठीक है, ध्यान रखना। टेस्टिस में थोड़ा सा अलग था, टेस्टिस में क्या था, एक हार्ड कवरिंग था, है ना, उसमें फाइब्रस लेयर था, एपिथेलियम था, वास्कुलर लेयर था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड वॉल था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है एक पतला सा कवरिंग होता है ओवेरी का। ये जो एपिथेलियम है क्या इंक्लोज करता है, अंदर जो भी पार्ट है, मतलब उस कवर को हटा देंगे, अंदर वाले पार्ट को क्या कहा गया है, ओवेरियन स्ट्रोमा कहा गया है। फिर स्ट्रोमा में 2 पार्ट है, बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स, ये पेरीफेरल, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर बाहर, ठीक है, साइड में कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को क्या कहा जा रहा है, मेडुला। डायग्राम के साथ देखेंगे। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, चलो। ये रहा आपका ओवेरी। अब ओवेरी को अंदर से अगर आपको देखना है तो हम लोग एक दूसरे पेज में जाएंगे। पहले इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। इस डायग्राम में देखोगे जो हमने अभी अभी पढ़ा मीजोवेरियम, तो मीजोवेरियम यहाँ पर भी है। ये जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, मीजोवेरियम कहा जाता है। और यहाँ पर एक लिगामेंट है, कौन सा लिगामेंट, जो हमने अभी लिखा,
यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं ओवरी के अंदर देखने के लिए। तो ओवरी के अंदर अगर देखना है तो आपको जाना है एक पेज छोड़ के, आपको यहाँ पर ओवरी का स्ट्रक्चर मिल जाना है, जहाँ oogenesis पढ़ाया जा रहा है आपको। देखो ये रहा ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओवरी के स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या यहाँ पर मॉडिफाई करना है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल में आप देखोगे एक रेड कलर का है और एक क्या है, ब्लू कलर का। तो रेड वाला डेफिनेटली क्या है, आर्टरी है, जो यहाँ पर क्या लेके आता है, ऑक्सीजनेट ब्लड। और ब्लू वाला यहाँ से ब्लड लेके बाहर चला जाता है ब्लड, और वो होगा क्या, डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो ये जो ब्लड वेसल है इसमें थोड़ा सा हम लोग और डिटेलिंग करेंगे। ये रेड वाला है क्या, ये रेड वाला है ओवेरियन आर्टरी। मैं अलग से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ, ओवेरियन आर्टरी। और जो ये ब्लू वाला है वो है आपका ओवेरियन वेन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ओवेरियन आर्टरी और वेन है वो एक्चुअली कहाँ से आया है। अभी जो हमने लिगामेंट बनाया था इसके बगल में जो लिगामेंट है, कौन सा, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। तो इसी के थ्रू एक्चुअली क्या आता है, ब्लड वेसल्स आता है। खाली ब्लड वेसल नहीं, नर्व, लिम्फेटिक वेसल, वो सारा कुछ कहाँ से आता है, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ही आता है। अब फिर क्या कहा गया है, ये जो अगर आप थोड़ा सा उसको देखोगे ना अच्छे से, अपने एनसीईआरटी में ही थोड़ा अच्छे से देख लेना, यहाँ पर ये जो एपिथेलियम है उसमें वो सेल सेल बना हुआ है, ऐसे गोल गोल सेल बना हुआ है। ये जो बाहर का एपिथेलियम है उसको कहाँ जा रहा है, जो हमने आपको कहा जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ जा रहा है। ये किस तरह का एपिथेलियम है, दोबारा कह रहा हूँ, सिंपल मतलब एक लेयर का क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, अब ये बाहर वाले एपिथेलियम को हटाएंगे, ये जो पूरा पोर्शन है अंदर उसको कहाँ जाता है, क्या कहाँ जाता है, स्ट्रोमा कहाँ जाता है। अब स्ट्रोमा में दो लेयर में डिफरेंशिएट किया गया है। ये जो बाहर बाहर का पोर्शन है, ये पोर्शन ऐसे में अगर बोल, ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स है ये। और अंदर जो पार्ट रह गया उसको कहा जा रहा है क्या, ओवेरियन मेडुला कहा जाता है। अब अगर ध्यान दोगे डायग्राम, तो डायग्राम में आपको दिखेगा कि जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उसी के अंदर अलग अलग ये जो प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब स्ट्रक्चर आपको मिलना है। मतलब बाद में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। ये जो प्राइमरी फॉलिकल से टर्शियरी बन रहा है, ग्राफियन बन रहा है, फिर यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ये सब स्टेप है किसका, oogenesis का। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स का काम है फॉलिकल्स को डेवलप करने में सपोर्ट करना, मतलब फॉलिकुलोजेनेसिस का साइट है एक तरीके से। और अगर आपको पूछूं जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट क्या है, तो क्या था, सेमिनिफरस ट्यूबल। वैसे अगर आपको पूछा जाए कि oogenesis का साइट क्या है, तो फिर आंसर है पेरिफेरल कॉर्टेक्स ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा। तो क्योंकि इसी के अंदर ये जो फॉलिकल बड़ा हो रहा है उसी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एक भी बन रहा होता है। तो फॉलिकल से खाली नहीं, वहाँ पर फॉलिकल रप्चर हो जाने के बाद जैसे यहाँ पर सेकेंडरी उसे रिलीज हो गया, उसके बाद आपको क्या मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह मिल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जो एक रिलीज हुआ है वो क्या है, फर्टिलाइज हो जाता है। तो अब ये हो गया कॉर्टेक्स का फंक्शन। उसके बाद अंदर जो ये खाली खाली पोर्शन है जहाँ पर आपको कुछ सिग्निफिकेंट कुछ नहीं दिख रहा है, उसको कहा जाता है क्या, ओवेरियन मेडुला कहा जाता है। मेडुला ही वो पोर्शन है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स आता है, क्या आता है फिर, नर्व्स आता है, लिम्फेटिक वेसल आता है। तो मेडुला का काम बेसिकली ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहा है या उसके अंदर जो एक बन रहा होता है उसको सपोर्ट करना बाय सप्लाइंग व्हाट, नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड ब्लड वेसल। ठीक है, चलो जो हमने सीखा उसको फिर बोर्ड पे उतारेंगे, आप लोग कॉपी में लिखना है। आप लोग हेडिंग बना लो इस बार, स्ट्रक्चर, ओवेरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल डायग्राम बना के रखेंगे हम लोग। सबसे पहले ओवेरी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ओवेरी का। फिर आपको ध्यान रखना है कि इसके बगल से क्या आ रहा है, इसके बगल में है एक लिगामेंट आ रहा है, हो गया आपका लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट था, लेवलिंग करके रखेंगे, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। इसी लिगामेंट के थ्रू क्या क्या आ रहा है, जो ब्लड वेसल्स आया था, कैपिलरी फैल जाएगा, ब्रांचेस निकल जाएंगे। ये है आपका ओवेरियन आर्टरी।
फिर यहाँ से ब्लड लेके वापस जाएगा, एक वेन आपका लिगामेंट से बाहर जाएगा, और ये जो ब्लड वेसल है फिर आपका ओवेरियन वेन। इसके थ्रू और क्या क्या आ रहा है, इसके थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स भी आना है। लिम्फेटिक वेसल वगैरह का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर। ठीक है, तो अब ये रहा आपका लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक वेसल्स। और क्या आएगा साथ में, साथ में यहाँ पर आ जाना है ऑब्वियसली कुछ सिग्नलिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नर्व्स पे मिल जाता। सब कुछ आता है किसके थ्रू, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। अब ये जो ओवेरी है, ओवेरी का जो येलो वाला जो हमने बाउंड्री बनाया, ये क्या है, ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। साथ साथ बनाते जाना है एपिथेलियम नोन एज, मैं ऐसे के ए लिखता हूँ तो ये शॉर्टकट है किसका, नोन एज का। नोन एज इसको कहा जाता है क्या, गार्मिनियल एपिथेलियम कहा जाता है। बुक में जो जो लाइन दिया गया है ना, आपको एनसीडी का एक एक लाइन समझना है। बुक में कहा था पतला सा एपिथेलियम है, तो वो एपिथेलियम कौन सा एपिथेलियम, उसका फंक्शन क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना है, खाली एनसीडी का एक एक लाइन जानोगे उसके मतलब क्या है, इस बीच में क्या रह गया वो सब नहीं जानोगे, फिर आंसर नहीं बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन पाएगा फिर। अब ये जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम के अंदर जो भी सारा पोर्शन है, पूरे पोर्शन को डॉट डॉट कर दिया, इस पूरे पोर्शन हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। तो हमें दो पार्ट होगा, एक जो बाहर वाला पोर्शन है, ऐसे जो बाहर वाला पोर्शन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओवेरियन कॉर्टेक्स। डायग्राम के नीचे आपको लिखना है कॉर्टेक्स का काम क्या है। कॉर्टेक्स का काम डायग्राम के नीचे लिखना है आपको, जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइट फॉर, कहा था मैंने आपसे, साइट फॉर, एक तो वहाँ पर क्या बनता है, फॉलिकल्स बनता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर फॉलिकल्स के अंदर क्या बन रहा है, एक बन रहा है, तो फिर oogenesis, इस कॉन्टेक्स्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स के अंदर ही बनता है, जो हमारे प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात कर रहा हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहा हूँ। ये सब कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो पोर्शन है वो कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, मेडुला कहा जाता है। इस पोर्शन का नाम है ओवेरियन मेडुला कहा जाता है, और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के कहा जाता है स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा का। ठीक है, मेडुला का फंक्शन क्या है, मैंने आपसे कहा था, नोट करेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। मेडुला का फंक्शन है आपका, मेडुला का फंक्शन है सपोर्ट करता है किसको, सपोर्ट्स कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को सपोर्ट करता है, जो भी उसका ये सब फंक्शन है उन फंक्शंस को प्रॉपर्ली करने में, बाय डूइंग व्हाट, बाय सप्लाइंग, सप्लाइंग कौन सा, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और क्या था, एंड नर्व्स। बेसिकली हार्मोन्स के सप्लाई को मेंटेन करना, कब सिग्नल देना है वो किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू ही होगा। फिर खाना सप्लाई करना, ऑक्सीजन देना, वेस्ट मटेरियल रिमूव करना, वो सारा काम किसको दे के रखा हमने, मेदुला वाले पोर्शन को दे के रखा है। कॉर्टेक्स का काम है मेन मेन काम तुम करते रहो, मेदुला का काम है जो भी सपोर्ट लगेगा। ठीक, ये डायग्राम आपको बना के रखना है प्रॉपर लेवलिंग के साथ। और इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर मैंने फॉलिकल्स वगैरह नहीं बनाया है, फॉलिकल्स वगैरह प्रॉपर बनाएंगे हम लोग जब हमें क्या बनाना होगा, oogenesis के लिए डायग्राम बनाना होगा दोबारा।
तो ये ओवेरी के बारे में जो 2-3 लाइन बुक में लिखा गया था, तो आई होप अभी डिकोड हो गया है सब कुछ। तो एक बार दोबारा हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी में देखो ओवेरी के बारे में लास्ट में 2 ही लाइन लिखा गया था, तो दोनों लाइन हमको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे एनसीईआरटी, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज में जाएंगे और ये डायग्राम देखेंगे। देखो ये सब कुछ डायग्राम आपको देखना ज़रूरी है। डायग्राम से कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट के पेपर में आ जाता है, सीबीएसई के बोर्ड में भी डायग्राम दे के फिर उसको आइडेंटिफाई करने दिया जाता है, या फिर कभी कभार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में भी और नीट में भी। आपको पोजीशन पूछा जाएगा, जैसे ये व्यू जो है ये क्या है, लेटरल व्यू है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर कौन सा डोर्सल साइड में है कौन सा वेंट्रल साइड में है पता लग जाता है। अगर आपको इस तरह का स्टेटमेंट बना के दिया गया कि यूटेरस इज वेंट्रल टू द यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे पूछा गया, इस डायग्राम के हिसाब से बताओ तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है। क्या कहा मैंने, यूटेरस इज वेंट्रल टू द ब्लैडर कहाँ, तो वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो वेंट्रल साइड मतलब इस साइड को वेंट्रल साइड कहा जाता है और बैक साइड को कहा जाता है डोर्सल साइड। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये हो गया आपका कौन सा साइड, वेंट्रल साइड, और ये हो गया आपका क्या, डोर्सल साइड, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि यूटेरस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के वेंट्रल साइड में है, कहाँ मैंने, तो ये यूटेरस जो है आप देखोगे एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर के कौन से साइड में है, डोर्सल साइड में है। तो फिर स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नीट के पेपर में हमने देखा लास्ट टाइम पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और बच्चों को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जनरल स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ये डायग्राम अच्छे से देखोगे तो ही आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। अगर खाली पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ोगे डायग्राम नहीं देखोगे तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन अगर इस तरह से आया तो फंसना ही फंसना है। तो अब देखो हम खाली ये तो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर डायग्राम से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर वेंट्रल टू डोर्सल जाएंगे उसको पूरा सीक्वेंस में बना लेंगे तो कुछ भी पूछने से आपको आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वेंट्रल साइड में आपको क्या मिलेगा, अगर हम लोग एक फीमेल बॉडी को पेल्विक रीजन में डाइसेक्ट करेंगे, पेट फाड़ देंगे उसका लोअर एब्डोमेन में, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा वेंट्रल साइड में, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, मैंने कहा था ना प्यूबिक सिम्फाइसिस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, उसके नीचे ही जाओ ना तो आपको क्या मिल जाना है, यूरिनरी ब्लैडर मिल जाएगा। फिर ब्लैडर को अगर हटा देंगे फिर आपको क्या मिल जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाएगा। बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, वेजाइना मिल जाता है। देखो वेजाइना बॉडी के अंदर होता है, बाहर वाले पोर्शन का नाम दूसरा है। वेजाइना अंदर एक कैनल है जो सीमेन रिसीव करता है। ब्लैडर को हटा देंगे क्या मिलेगा, वेजाइना। फिर अगर मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हटा दिया तो फिर आपको क्या मिलेगा, रेक्टम, मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। उस बाद फिर रेक्टम को हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको सामने दिख रहा है, वर्टिब्रल कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में भी क्लिटोरिस, यूरेथ्रा, इन सब से भी आ सकता है। तो वेंट्रल साइड में क्या है, क्लिटोरिस है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूरेथ्रा है, उसके बाद आप जाओगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, वेजाइना, फिर आप कह सकते हो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रेक्टम मिल जाएगा, ठीक। चलो एक बार लिख के रखते हैं, आप लोग हेडिंग बना लो, लेटरल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखना फ्रॉम वेंट्रल डोर्सल। सबसे पहले आपको क्या मिलना है, वेंट्रल साइड में प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। इसको ऐसे सीक्वेंस में भी आपको उल्टा पुल्टा ऑप्शन बना के देंगे वो लोग, उल्टा उल्टा सीक्वेंस बना के अलग अलग ऑप्शन बना के दिया जाएगा। फिर ब्लैडर के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सिस्टम मिल जाता है, ठीक है? या फिर प्रिसाइजली बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वेजाइना मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। या फिर प्रिसाइजली बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रेक्टम मिल जाएगा। और उसके बाद फिर फाइनल डोर्सल साइड में बॉडी वॉल के बगल में आपको क्या मिल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम।
ये जो हमने एक सीक्वेंस लिखा, इससे कुछ कुछ ट्रिकी स्टेटमेंट आपको बना के दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया, प्रोडक्टिव सिस्टम इज वेंट्रल टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के वेंट्रल साइड में मिलेगा, तो फिर वो स्टेटमेंट इस हिसाब से आप देखोगे तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन के लिए आपको क्लियर रहना पड़ेगा। अब एक और जो हमने नोटिस किया था वो क्लिटोरिस यूरेथ्रा, उस हिसाब से भी फिर से सीक्वेंस बना लेते हैं। फिर से वेंट्रल टू डोर्सल जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या मिलना है, तो पहले आपको मिलेगा क्लिटोरिस मिलेगा, या फिर ऑप्शन में एक क्लिटोरिस जो है एक्चुअली फीमेल किसका पार्ट है, एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है, तो हो सकता है आपको क्लिटोरिस नहीं लिख के फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया मिले ऑप्शन में। क्लिटोरिस के बाद फिर आप डोर्सल साइड में जाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, यूरेथ्रा मिलेगा। इससे पहले जो हमने देखा था थोड़ा बॉडी के ऊपर थे हम लोग, तो आप यूरिनरी ब्लैडर मिला था, अब ब्लैडर से जो डक्ट निकल के आ गया, क्या मिल गया, यूरेथ्रा मिल गया। उसके बाद फिर डोर्सल साइड में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वही फिर से वेजाइना कंटिन्यूस, और उसके नीचे जाएंगे, उसके मतलब सॉरी पीछे देखेंगे डोर्सल साइड में, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, रेक्टम, और फिर आपको क्या मिल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में भी लास्ट में जाके वो सब वर्टिब्रल कॉलम नहीं लिख के मे भी हो सकता है आपको ऑप्शन में कॉकिक्स वगैरह दिया जाए। कॉकिक्स मतलब हमारा टेल बोन है। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम जो है वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब डायग्राम से जो जो क्वेश्चन बन सकता है डायग्राम बेस्ड, वो भी आपको दिया लग गया होगा। बाकी आइडेंटिफिकेशन अगर दिया गया तो फिर वो तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा डायग्राम से ही। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन आता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक, बाकी यहाँ पर जो लिखा गया है लेबिया माइनरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस, ये सारा स्ट्रक्चर समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक, अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन खत्म करने के बाद एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो क्या लिखा गया है, द ओविडक्ट्स यूटेरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट। मतलब हम लोग अब किस में आ गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पहुंच गए हैं। तो फिर से हेडिंग बनाना है, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हेडिंग बनाया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और उसके अंदर फिर साफ हेडिंग आएगा क्या, जैसे मेल में आया था एसेसरी डक्ट्स। चलो हेडिंग बना लो, लिख लिया आप लोगों ने एसेसरी डक्ट्स। चलो एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, बुक में अगर देखोगे तो 3 एसेसरी डक्ट्स है। ठीक है, तो लिखना है 3 डक्ट्स कौन कौन सा है। पहला है आपका क्या, फर्स्ट है आपका फेलोपियन ट्यूब। पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब पाया जाता है यूट्रस के दोनों तरफ, 2 ट्यूब मिलेगा आपको, सबको पता है, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा था, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा फेलोपियन ट्यूब। या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि वो ओवम कैरी करने वाला डक्ट है, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ओविडक्ट पे कहा जाता है। ठीक है, फिर ये क्या पाया जाता है, 1 पेयर पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, फेलोपियन ट्यूब के बाद फिर आ जाता है आपका यूटेरस। यूटेरस का कई सारा नाम है, वैसे नाम लिखते लिखते थक जाएंगे हम लोग। यूटेरस को मेट्रा भी कहा जाता है, फिर यूटेरस को क्या कहा जाता है, भी कहा जाता है, और फिर यूटेरा का एक और नाम है हिस्टेरा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कई बार हम लोग देखते हैं ना कि आजकल का तो कॉमन प्रॉब्लम है यूट्रस वगैरह में क्या हो जाता है, ट्यूमर वगैरह हो जाता है। तो ट्यूमर वगैरह हो जाने से फिर हम लोग क्या करते हैं, कई बार यूट्रस को ही सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, तो ऐसे केस में उसको कहा जाता है हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। हिस्टेरेक्टोमी जैसे ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, वैसे हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को आप लोग क्या कर रहे हो, कट करके रिमूव कर रहे हो सर्जिकली। फिर जो थर्ड एसेसरी डक्ट है उसको कहा जा रहा है क्या, वेजाइना। वेजाइना के लिए बहुतों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि वेजाइना मतलब जो बाहर जो पार्ट दिखता है उसी को वेजाइना कह देता है कोई को, उसका नाम वाल्वा है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। वेजाइना जो है जो अंदर पीनस जो पेनिट्रेट करता है फीमेल के बॉडी के अंदर, वो कैनल है, फीमेल के बॉडी के अंदर है वो। तो अब एनसीईआरटी भी देखोगे ना आप लोग, एनसीईआरटी में देखोगे, देखो वेजाइना बाहर लेवलिंग नहीं है, ये पार्ट वेजाइना है, तो वेजाइना जो है अंदर ये जो रास्ता है ना कैनल है, उसको वेजाइना कहा जाता है। ये वाला नहीं, ये दूसरा कैनल है, ये सर्विकल कैनल है। अच्छा, तो अब ये 3 डक्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। फेलोपियन ट्यूब के बारे में आपको लिखना है, फिर से आप लोग हेडिंग बना लो, फेलोपियन ट्यूब हेडिंग बना लो। फिर हम लोग हेडिंग बना लेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। फेलोपियन ट्यूब के बारे में क्या क्या लिखना है आपको,
सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, उसका लेंथ लिखोगे, ठीक है। लेंथ है उसका कितना, 10 to 12 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये बनना, स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑब्वियसली फ्रॉम यूटेरस से बनना स्टार्ट होता है, यूटेरस, और फिर यूटेरस से बन के एंड एंड्स कहाँ ख़त्म होता है, एंड्स नियर कहाँ, ओवेरी के अंदर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में फिर से आपको दिख जाएगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है। आप देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ तक जा रहा है। तो यूट्रस के पेरीफेरी से शुरू होता है, पेरीफेरी मतलब साइड बाउंड्री, पेरीफेरी से शुरू होकर कहाँ तक, ओवेरी के बगल तक जाता है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा भी गया है कि फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द व्हाट, यूट्रस। फिर आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है, फिर वो पार्ट विच इज क्लोजर टू व्हाट, इसमें फेलोपियन ट्यूब में ना टोटल 3 पार्ट है कहा गया है, ठीक है। टोटल 3 पार्ट कहा गया है। 3 पार्ट कौन कौन सा, सबके बारे में जानेंगे। जो पहला पार्ट है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चलो हम लोग इनफंडिबुलम से स्टार्ट कर देते हैं। इनफंडिबुलम कौन सा पार्ट है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कौन सा पार्ट है, सामने का। जैसे मान लो ये मेरी बॉडी अगर यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब कुछ ऐसे रहेगा, और फेलोपियन ट्यूब का सामने का जो मुंह जैसा पार्ट है ना, उसको कहा जाता है क्या, इनफंडिबुलम कहा जाता है। तो इनफंडिबुलम का जो शेप है वो क्या है, वो थोड़ा सा फनल शेप्ड है, फनल शेप्ड है। और ये क्लोज टू क्या है, नियर, इसके बगल में है ये, नियर द ओवेरी। ओवेरी के बगल में उसका कौन सा पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का, अगर पूछा गया तो आपका आंसर क्या है, इनफंडिबुलम है, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसके बारे में एक और चीज़ लिख लेते हैं कि इनफंडिबुलम में ना कुछ ना आपको ना ऐसे, इनफंडिबुलम के मुंह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ऐसे निकला हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओवेरी है। तो ओवेरी से मंथली एक एक क्या निकलेगा, ऑल्टरनेट फैशन में इस ओवेरी से क्या निकलेगा, हर 2 महीने में एक यहाँ से फिर निकलेगा ना। तो इससे अगर जनवरी में, इससे फरवरी में, फिर मार्च में, इस टाइप से। तो इस ओवरी से जब ओवम निकलेगा तो उसको कलेक्ट करने के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर उसको आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमने ना कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाई जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना के रखा है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसके मुंह से निकलता है, उसको कहा जाता है फिम्ब्री कहा जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग में, ओपनिंग इज सराउंडेड बाय, उसका जो मुंह है, ओपनिंग इज सराउंडेड बाय फिम्ब्री। तो फिम्ब्री ध्यान देना, फिम्ब्री को मार्क कर देना है। और फिम्ब्री का काम क्या है, फिम्ब्री हेल्प करता है, विच हेल्प टू कलेक्ट व्हाट, विच, आपको लिखना है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिखते जाओ, खाली देखते रहना है। विच हेल्प टू कलेक्ट, किसको कलेक्ट करने में, ओवा को कलेक्ट करने में, ठीक है। अब फिम्ब्री एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है, ये देखो एनसीईआरटी में ये रहा आपका इनफंडिबुलम, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इनफंडिबुलम के सामने ये जो फिंगल स्ट्रक्चर है वो क्या कहा जाता है, फिम्ब्री कहा जाता है। यहाँ से ओवम निकलेगा और फिम्ब्री उसको कलेक्ट करके अंदर ले लेता है, ठीक है। फिम्ब्री तो वो फिंगर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि ये फेलोपियन ट्यूब का जो मुंह है, उस मुंह को सराउंड करके, जैसे ये मेरा मुंह है तो उसको सराउंड करके ऐसे ढेर सारा क्या है, फिंगर स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो। तो ये जो मेरा मुंह है, वैसे ही फेलोपियन ट्यूब का भी ये मुंह रहेगा ना। वो जो उसका मुंह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑस्टिया। जो ओपनिंग कह रहा हूँ ना कि जिसको सराउंड करता है फिम्ब्री, ओपनिंग का भी अपना नाम रहेगा। तो ओपनिंग जो है उसका नाम क्या है, ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टियम, ठीक है। ओपनिंग को ऑस्टियम कहा जाता है। फिर अब ऑस्टियम कहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पर बगल में डायग्राम बना देता हूँ मैं। ऑस्टियम जैसे मान लो ये फेलोपियन ट्यूब कुछ इस तरह से है, यह हो गया आपका फिम्ब्री। अगर फिम्ब्री को ऐसे साइड से देखोगे इन्फंडिबुलम को, तो आपको ऑस्टियम दिखेगा नहीं। उसको सामने से ऐसे उसका मुंह ऐसे उठा के देखोगे ना ऐसे, तो फिर आपको यहाँ पर एक ओपनिंग होल आपको दिख जाएगा। तो ये मान लो ये सब फिम्ब्री है, ठीक है। तो फिम्ब्री वगैरह आ गया, बीच में ना आपको क्या मिल जाएगा, एक आपको ओपनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर आपको एक ओपनिंग मिल जाएगा। ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, उसी का नाम क्या है, ऑस्टियम है, ठीक है। फिर एक और चीज़ ध्यान देना, अगर आपको पूछा गया कि फेलोपियन ट्यूब में सबसे लेंथ वाइज शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट पार्ट एक्चुअली आपका आंसर क्या होगा, शॉर्टेस्ट पार्ट आपका इनफंडिबुलम ही है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी नोट करके रखो, शॉर्टेस्ट
पार्ट ऑफ क्या है वो, ऑफ फैलोपियन। ठीक है, चलो। तो ये इन्फंडिबुलम के बारे में इतना जानोगे, फंक्शन जान लिया हमने और इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। चलो फिर नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट। 3 पार्ट लिखा था ना हमने फेलोपियन ट्यूब का, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का नाम लिखो आप लोग। तो सेकेंड पार्ट है, देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है, वो सेकेंड पार्ट का नाम है आपका एम्प्यूला। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्प्यूला में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको पता होगा ही, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो घर पे या फिर क्लास में जिसने अटेंशन दिया हुआ है स्कूल के क्लासेस में, आपको पता होगा कि एम्पुला क्या है। इसी में क्या होता है, ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन होता है। एक और स्पर्म का जो फ्यूजन है वो कहीं और हो ही नहीं सकता, वो कहाँ होता है, हमेशा एम्पुला के अंदर ही होता है। ठीक है, एम्पुला उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ये एम्पुला वाला पार्ट ना थोड़ा सा क्या रहता है, वाइडर रहता है बाकी पार्ट से। तो आपको बाकी 2 पार्ट से अगर वाइडर है तो तीनों पार्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या हो गया, ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब हो गया फिर तो फैलोपियन ट्यूब। ये भी एक जानने वाली बात है। एम्पुला के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, थर्ड पार्ट, उसका नाम क्या है, इस्टमस है। इस्टमस जो है, तीनों पार्ट में से आप देखोगे एनसीईआरटी ध्यान से, तीनों पार्ट में ये पार्ट थोड़ा क्या रहता है, पतला रहता है, नैरो रहता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, नैरोएस्ट पार्ट, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और ये किसके साथ, किसके बगल में है, नियर द यूटरस। तो यूटरस के बगल में फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है अगर पूछा गया, तो आंसर है आपका क्या, इस्टमस। फिर इस्टमस में फंक्शन क्या है, जैसे इन्फंडिबुलम का फंक्शन पढ़ा, ओवम को कलेक्ट करना। एम्पुला का फंक्शन पढ़ना, लोकेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। वैसे इस्टमस का काम क्या है, अगर एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया, फिर आपको पता है जाइगोट से बड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता मोरुला बनता है, फिर ब्लास्तुला बनता है। तो मोरुला तक जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, इस्टमस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जाइगोट से जो ये बन रहा है एम्ब्रायो, जिस प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस, उसका जो शुरू शुरू का काम है वो कहाँ होता है, इस्टमस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग हाईलाइट करेंगे, दिस इज साइट ऑफ व्हाट, साइट ऑफ अर्ली एम्ब्रायोजेनेसिस। ये अर्ली एम्ब्रायोजेनेसिस का साइट है। अप टू व्हिच स्टेज बनता है यहाँ पर, अप टू मोरुला। ठीक है, मोरुला बनने तक जो सेल डिवीजन होता है उसको एक खास तरह का सेल डिवीजन कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, वो जो सेल डिवीजन है उसको क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के पहले पहले जो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट आता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस्टमस का भी हमने सिग्निफिकेंस जान लिया। अब फेलोपियन ट्यूब के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है एक बार हम लोग देख लेते हैं, चलो फटाफट। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है इस पैराग्राफ में, कहा गया है, ये तो सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजाइना है, ये सब क्या है, फीमेल एसेसरी डक्ट है। अब फीमेल जो एसेसरी डक्ट में सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब को उन लोगों ने एड्रेस किया है, उसका लेंथ क्या दिया है, 10 to 12 सेंटीमीटर नोट कर लिया हमने। कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंस फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू व्हाट, यूटेरस। फिर जो पार्ट क्लोजर टू ओवेरी है उसको क्या कहा गया है, ओवेरी के बगल में ये पार्ट, ये जो है फनल शेप्ड हमने नोट किया है, फनल शेप्ड क्या, इनफंडिबुलम। फिर इनफंडिबुलम के जो एजेस है, साइड्स है, एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पॉजेस व्हाट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड व्हाट, फिम्ब्री। हेल्प करता है किसमें, सब फंक्शन दिया है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, ओवम। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जिनको नहीं आता, तो यहाँ से ओवम रिलीज होता है ना ओवेरी से, उसी को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। फिर जो इनफंडिबुलम है उसके बाद फिर इनफंडिबुलम लीड्स टू, क्या लिखा गया है, वाइडर, नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। वाइडर पार्ट हमने कहा था बुक में, सॉरी कॉपी में लिखा भी है हमने कि एम्पुला जो है वाइडेस्ट है तीनों में, ओविडक्ट कॉल एम्पुला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा गया है, द पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको क्या कहा जा रहा है, इस्टमस कहा जा रहा है, एज ए नैरो ल्यूमेन हमने लिखा था, नैरोवेस्ट पार्ट है। ठीक है, हर चीज़ को ध्यान देना है। एंड इट जॉइंट्स व्हाट, विथ यूटरस। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब था। फिर फैलोपियन ट्यूब का प्रॉपर व्यू कैसा है,
देखने के लिए मैंने आपके लिए एक फ़ोटो निकाल के रखा है, एक बार ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ये देखो ये है आपका प्रॉपर 3D व्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फेलोपियन ट्यूब है, और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर देखो ये ओवेरी से जैसे ही क्या निकल जाएगा, ओवम निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कर लेगा, ऐसे उसको कलेक्ट कर लेगा, किसको, ओवम को, और खा जाएगा एक तरीके से, ओवम चला जाएगा। ये देखो ये फाइनल शेप का है इनफंडिबुलम। सबसे लेंथ वाइज देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कि उसका लेंथ है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पार्ट है। फिर ये एम्पुला वाला पार्ट है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ये ईस्टमास वाला पार्ट है, ठीक है, और ये रहा आपका यूट्रस। ठीक, तो इससे थोड़ा सा ना लोकेशन भी पता लग जाता है, जैसे मैं कहा था ना पेल्विक गर्डल के अंदर है, हमने पहले पेल्विक गर्डल को खाली देखा था। ये पेल्विक गर्डल के अंदर ही देखो कैसे हमारा यूटरस ओवरी सब कुछ लोअर एब्डोमेन में आ जाता है, फिट हो जाता है। ठीक, तो ये जो कैनल यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाला कैनल, ये जो कैनल दिख रहा है, यही कैनल क्या है, ये वेजाइना है, वेजाइना अंदर रहता है। ठीक, चलो फिर अब ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसएससी डक्ट के अंदर दूसरा पार्ट क्या है, यूटेरस है। यूटेरस में जाने से पहले एक चीज़ और नोट कर लो आप लोग। देखो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर किस तरह का टिश्यू होता है वो नोट कर लो ना। कई बार आप क्वेश्चन लगाओगे ना पीवाईक्यू वगैरह, तो कुछ दूसरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर किस तरह का टिश्यू है अंदर लाइंड बाय, वो दिया गया है टिश्यू वाले पोर्शन में क्लास 11 में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके रख लेंगे, बाद में अच्छे से समझेंगे हम लोग। खैर एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर जो भी लेयर होगा ना, अंदर वाले लेयर जो एपिथेलियम है, तो अंदर वाले लेयर में जो भी सेल होगा उसके ऊपर क्या रहता है, सिलिया रहता है। सिलिया का काम होता है क्योंकि जैसे ओवम अंदर चला जाता है, जैसे स्पाम का टेल होता है, तो टेल वो उसके चलते स्पाम खुद से मूव कर सकता है, ओवम खुद से मूव नहीं कर सकता है, लड्डू जैसा होता है उसको। अब ऐसे है, यहाँ पर चला गया इन्फंडिबुलम के अंदर ओवम, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा, फिर इस तरफ पुश करना पड़ेगा ताकि वो पहुँच जाए कहाँ, यूट्रस में। वो खुद से तो मूव नहीं कर सकता, तो इसके अंदर ना ट्यूब के अंदर क्या होता है, जो भी लेयर है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ढेर सारा, तो वो सारा एक ही तरफ से ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, स्वीप करते रहता है, ताकि वो रोल होते होते फाइनली पहुंच जाए वो अंडा कहाँ, यूट्रस के अंदर पहुंच जाए। ठीक है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम होगा, मतलब पॉइंट ये है। और वहाँ पर जो भी सेल होगा वो किस तरह के होता है, बड़ा बड़ा टॉल ऐसा पिलर है, लंबा लंबा सेल होता है लेयर में, तो इसीलिए कॉलमनर है शेप का, शेप के हिसाब से। और एक ही लेयर होता है, बहुत एक के ऊपर दूसरा लेयर ऐसा नहीं होता, इसलिए सिंपल है। तो मैंने आपको बेसिकली क्या कहा, कि जो ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब दे आर लाइंड बाय व्हाट, सिंपल कॉलमनर, कॉलमनर कौन सा एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं किसमें, यूटेरस में आते हैं। अब हेडिंग बना लो फिर से आप लोग, यूटेरस अलग अलग और नाम था, खैर फिलहाल लिख लेते हैं हम लोग, यूटेरस लिख लेते हैं। यूटेरस को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आपको पता ही है इसी के अंदर क्या होता है, हम लोग का एम्ब्रियोनिक लाइफ चलता है। अब यूटेरस के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप लोग इसका शेप लिखोगे, बुक में इसका शेप लिखा गया है। शेप क्या दिया गया है, शेप लिखा गया है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड लिखा गया है। पियर समझ में आता है ना, नाशपाती नहीं कहते उसको, तो नाशपाती को अगर उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो जैसा दिखेगा, तो कुछ इस टाइप का है इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, जिनको नहीं पता पियर में एक बार दिखाई देता हूँ गूगल करके, ये देखने में कैसा होता है। देखो ये है पियर, ठीक है, नाशपाती नहीं कहते हम लोग। तो अब देखो यूट्रस वो ऐसे रहता है ना, तो इस तरह उसका मुंह नीचे की तरफ रहता है, तो ये इन्वर्टेड पियर जैसा दिखता है, इसीलिए कहा गया एनसीईआरटी में। अब वापस आते हैं, फिर देखो कहा गया है जो कैविटी ऑफ यूट्रस है ना, सॉरी, यूट्रस को सपोर्ट कौन करता है, लिगामेंट, जैसे अपना किसका था, विरिस का था, वैसे ही यूट्रस को भी सपोर्ट करता है कौन, लिगामेंट सपोर्ट करके रखता है। फिर पेल्विक वॉल के साथ अटैच रहता है, पेल्विक गर्डल के बीच में रहता है, आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, फिर यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना कहा गया है, थ्रू ए नैरो सर्विक्स कहा गया है। अब फिर आप लोग कॉपी में हेडिंग बना लो, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, हेडिंग बना लो, पार्ट्स हेडिंग बना लो। ठीक है, कॉपी में हेडिंग बना लो, शेप समझ में आ गया, उसके बाद आप लोग हेडिंग बना लो
पार्ट्स, सब हेडिंग मतलब आ जाएगा, पार्ट्स आ जाएगा। अब यूट्रस में पार्ट्स के हिसाब से ना 3 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट है यूट्रस। 3 पार्ट कौन कौन सा आपका फंक्शन में जानेंगे। 3 पार्ट्स, पहला पार्ट है वो है क्या, सबसे ऊपर थोड़ा सा ऐसे फुला हुआ बलून जैसा पार्ट पाया जाता है, उसको कहा जाता है क्या, यूटेराइन फंडस कहा जाता है। यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस किसको कहा जाता है, एक बार एनसीईआरटी देखेंगे। देखो एनसीईआरटी में अगर डायग्राम देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर डायग्राम में ये वाला पोर्शन उसको क्या कहा जाता है, यूटेराइन फंडस कहा जाता है। मैंने फोटो निकाल के रखा था यहाँ पर और समझ में आएगा। देखो ये सामने का जो फूला हुआ पोर्शन है ऊपर, इसको यूटेराइन फंडस कहा जाता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक और आपको फोटो मिलेगा जहां आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा। मैं जरा फोटो निकाल लेता हूँ। चैप्टर के लास्ट जो डायग्राम है, डायग्राम में जाके देखोगे ना, ये देखो एम्ब्रायो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक प्यारा सा क्यूट सा एम्ब्रायो बन रहा है। इससे जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, ये प्लेसेंटा बन रहा है, ये प्लेसेंटा है। तो ये प्लेसेंटा जाके किस तरफ अटैच हो रहा है, प्लेसेंटा ये यूटेराइन फंडस है, ठीक है। जैसे एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होगा, कहाँ पर शुरू होगा, एम्पुला के अंदर एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि जायगोट वहीं पर बनता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोरुला बनता है, फिर मोरुला पहुंच जाता है कहाँ, यूट्रस में। फिर बन जाता है नेक्स्ट स्टेज जिसको कहा जाता है ब्लास्टुला कहा जाता है। तब तक हम लोग लड़की को या फिर लेडी को प्रेग्नेंट नहीं कहते। जब ये ब्लास्टुला जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ, यूटेराइन फंडस के साथ, तब हम लोग कहते हैं क्या, इन मेडिकल टर्म्स, तब उनको कहा जाता है कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट। तो फिर वो जो ब्लास्टुला आके अटैच होता है, कौन से पोर्शन में अटैच होता है, यूटेराइन फंडस पोर्शन में अटैच होता है। तो एक तरीके से हम लोगों ने उसका फंक्शन डिस्कस कर लिया। तो आप लोग नोट करो, यूटेराइन जो फंडस है उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इट इज साइट ऑफ व्हाट, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। फिर यूटेराइन फंडस के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आप लोग लिखोगे, सेकेंड पार्ट है वो यूटेराइन बॉडी है या फिर यूटेराइन कैविटी है, ठीक है। यूटेराइन बॉडी और कैविटी ये मुझे कहाँ से मिल गया, यूटेराइन बॉडी और कैविटी भले ही थ्योरी में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में है। फिर से उस पेज में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में लेवलिंग किया गया है, ये जो बीच का पोर्शन है ना, उसको कहा जाता है यूटेराइन कैविटी या फिर यूटेराइन बॉडी कहा जाता है। यूटेराइन बॉडी का काम क्या है, ऑब्वियसली सपोर्ट करना किसको, प्रेगनेंसी को। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है यूटेरस का, वो क्या है, ये सर्विक्स पार्ट है, ठीक है। सर्विक्स का मतलब होता है नेक। तो ये यूटेरस का नेक वाला पोर्शन है, ठीक है, थोड़ा सा नैरो रहता है ना, इसलिए तो सर्विक्स कहा गया है। आपने सुना भी होगा आजकल बहुत कॉमन है, जैसे लंग कैंसर कॉमन है, वैसे ब्रेस्ट कैंसर जैसे फीमेल में कॉमन है, वैसे एक और कॉमन कैंसर हो गया सर्विकल कैंसर। तो सर्विकल कैंसर मतलब यूट्रस के सर्विक्स में अगर कैंसर हो जाता है उसको सर्विकल कैंसर कहा जाता है। अच्छा, तो अब सर्विक्स का काम क्या है, बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी अगर देखोगे तो बुक में लिखा गया है, ये जो सर्विकल कैनल है, वेजाना भी एक कैनल है, मैंने आपको बार बार कहा है, सर्विकल कैनल और वेजानल कैनल मिलके ही क्या बन जाता है, बर्थ कैनल बन जाता है। अगर यहाँ पर पढ़ोगे आप लोग मिलेगा, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड व्हाट, सर्विकल कैनल, व्हिच अलोंग विथ वेजाना, वेजाना के साथ मिलके क्या बनाता है वो, बर्थ कैनल, मतलब इसी के थ्रू क्या होगा, बच्चा डिलीवर होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग दोबारा फिर नोट करेंगे, क्या नोट करना है, जो यूट्राइन बॉडी और कैविटी है उसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट्स व्हाट, सपोर्ट एम्ब्रायोजेनेसिस, या फिर एम्ब्रायोजेनेसिस का जो पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड, उसका एक और नाम है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है, मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में, गैस्टेशन, क्या गैस्टेशन सपोर्ट करता है। फिर जो थर्ड पार्ट अभी हमें मिला वो कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है आपका कौन, सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, वो फॉर्म करता है क्या, फॉर्म्स बर्थ कैनल, बर्थ कैनल फॉर्म करता है, लेकिन अकेले नहीं, किसके साथ मिलके, वजाना के साथ वजाना के साथ मिलके करता है, सॉरी। यूट्रस का ये 3 पार्ट, तीनों का फंक्शन समझ में आ गया। अब पार्ट के बाद एनसीईआरटी में अगर फिर से देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी में आपको क्या मिल जाता है, कहा गया है कि जो यूट्रस का वॉल है वो 3 लेयर से बना है, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, सबका नाम दिया गया, सबका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू कौन कौन सा है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और क्या, और एक तीसरा लेयर है एंडोमेट्रियम, सबके बारे में जानेंगे अच्छे से। चलो नोट करना स्टार्ट। तो आप लोग लिखो यूट्राइन वॉल, लिखो, चलो हेडिंग बना लो यूट्राइन वॉल, ठीक है। ये इसी के अंदर, यूट्रस के अंदर ही हाफ हेडिंग होगा। 3 लेयर से बना है, हमें मिल गया,
ठीक है, चलो तीनों लेयर का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जो बाहर वाला लेयर है, देखो मैंने हेडिंग क्या बनाया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, जिनको नहीं पता बच्चों आपको लिख के रखना है, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब सबको पता ही होगा, स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ व्हाट, टिश्यूज। 3 लेयर है, अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू से बनता है, बुक में लिखा गया है। 3 अलग अलग लेयर में क्या क्या टिश्यू पाया जाता है वो हम लोग समझेंगे, और तीनों लेयर का फंक्शन जानेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब 3 लेयर में से जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है, 3 लेयर लिखो, पहले तो लिखो 3 लेयर से बना हुआ है। 3 लेयर में जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है, पेरी। पेरी फेरी मतलब क्या, साइड बाउंड्री, मैंने बार बार बोला है आपको। तो मेट्रा मतलब क्या है, मेट्रा मतलब है यूट्रस का ही दूसरा नाम मेट्रा है, हम लोग ने शुरू में लिखा आज। तो इसीलिए क्योंकि यूट्रस के बाहर का लेयर है इसलिए उसका नाम क्या है, पेरीमेट्रियम। ठीक, तो अगर बाहर का लेयर होता है तो फिर कोई भी बाहर का लेयर मोस्ट प्रोबेबली वो जनरली क्या बनता है हमारे बॉडी में, बाहर का सबसे अंदर का जो कवरिंग टिश्यू होता है ना, वही क्या होता है, जनरली एपिथेलियम रहता है। तो फिर पेरीमेट्रियम भी क्या है, एपिथेलियम है। बस हमें इसे लिखना है कि किस तरह का एपिथेलियम है। ठीक है, तो ये मेड अप ऑफ क्या, अच्छा सबसे पहले तो ये चीज़ लिख लो कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, वेरी कंफ्यूज हो जाओगे, आउटर मोस्ट लेयर है, और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है उसका, फंक्शन है प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, तो कवर क्या है, जैसे स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो एक तरीके से यूट्रस का स्किन है ये, प्रोटेक्शन ऑफ द यूट्रस। बेसिक बात है तो हमने सीख ली। अब जानते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और समझेंगे इसमें किस तरह का टिश्यू होता है। किस तरह का टिश्यू, मैंने कहा एपिथेलियम, और एपिथेलियम भी अलग अलग टाइप का होता है, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा अभी तक। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ये सब अगर नाम आपको नहीं समझ रहा ना, ये स्क्वामस क्या चीज़ है, ये शेप के, शेप मतलब यहाँ पर सिंपल मतलब एक ही लेयर ऑफ सेल होगा, और सेल का जो शेप है स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैट। इससे पहले जैसे कॉलमनर मतलब क्या, बड़ा बड़ा कॉलम जैसा सेल था, कहीं कहीं आपको क्या मिला, ग्रामीण एपिथेलियम क्या था, सिंपल क्यूबोइडल। क्यूबोइडल मतलब सेल का शेप क्या था, क्यूब टाइप का था। ठीक है, अगर ऐसे फ्लैट लेयर सेल्स का एक ही लेयर होगा एपिथेलियम में तो उसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहा जाता है। अच्छे से पढ़ाया जाएगा ये सब आपको जब हम लोग चैप्टर कवर करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स क्लास 11 का। ठीक है, फिलहाल हम लोग 12 पे फोकस कर रहे हैं। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो या फिर कोई भी एपिथेलियम हो ना, कोई भी एपिथेलियम खुद से सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना कॉन्सेप्चुअली, किसी भी एपिथेलियम में ना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन खाना वगैरह उनको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहता है, एक नीचे एक हमेशा उनका लेयर रहेगा क्या, कनेक्टिव टिश्यू का। ये जो कनेक्टिव टिश्यू इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भी है, और ये कनेक्टिव टिश्यू और स्क्वामस एपिथेलियम दोनों मिला के ही क्या बनता है, पेरीमेट्रियम बनता है। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड व्हाट, एंड कौन सा टिश्यू है, एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग टाइप का होता है वैसे, तो इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर लिख लो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, फिर नेक्स्ट, पेरीमेट्रियम का एक और नाम है वैसे, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, टेरोसा भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड लेयर में आ जाते हैं। सेकेंड लेयर का नाम है, बुक में लिखा हुआ है, जो सेकेंड लेयर है उसका नाम है मायोमेट्रियम। तो हेडिंग बना लो आप लोग, सब हेडिंग बना लो, मायोमेट्रियम। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या आ गया, मेट्रा आ गया, तो यूट्रस का ही वॉल है इसलिए मेट्रियम नाम पीछे लगा के रखा है। मायो वर्ड जहाँ पर भी आएगा बायो में, आप समझ जाना मायो मतलब बात हो रही है किसकी, मसल्स की बात हो रही है। तो ये जो लेयर है, सबसे पहले लोकेशन लिखेंगे, ये क्या है, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। ठीक है, यही सबसे मोटा लेयर है, थिकेस्ट है, थिकेस्ट लेयर है ये। फिर मेड अप ऑफ क्या है ये, मेड अप ऑफ मैंने आपको बोल ही दिया, ये मसल से बना हुआ लेयर है। और यहाँ पर जो भी मसल होगा, फिर से मसल क्या है, 3 टाइप का है, जिनको नहीं पता बता रहा हूँ मैं। एक होता है वॉलेंटरी मसल, ठीक है, अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। कुछ होता है जैसे स्टमक के वाल में, इंटेस्टाइन के वाल में, जो मसल खुद से हम लोग मूव नहीं कर सकते, हार्ट के वाल में, सॉरी हार्ट के वाल का मसल वो कार्डियक मसल हो गया। और जो इंटरनल ऑर्गन में जो मसल्स है जो हम लोग खुद से मूव नहीं कर सकते, जैसे स्टमक का मैंने कहा, वो सब हो गया क्या, स्मूथ मसल। वैसे ही लड़कियों में यूट्रस का जो वाल है वो जो मेन मसल से बना है वो क्या होगा, ऑब्वियसली वॉलेंटरी तो है नहीं, कार्डियक मसल नहीं है, तो तीसरा टाइप का मसल कौन सा मसल,
इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल कहा जाता है, ठीक है। मेड अप ऑफ हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ क्यों कहा जाता है वो हम लोग बाद में समझेंगे जब हम लोग मसल्स पढ़ेंगे, अच्छा ठीक। तो फिलहाल इतना जान लो, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन जान लेते हैं। मायोमेट्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका फंक्शन है, जैसे मान लो किसी लड़की को पीरियड्स हो गया है। पीरियड्स मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लड खाली रिलीज नहीं होता, ब्लड के साथ साथ क्या आता है, यूट्रस के अंदर का जो डेड टिश्यू वगैरह है ना, वो सब भी रिलीज करना होता है। यूट्रस प्रेगनेंसी अगर नहीं होता तो यूट्रस तो ऐसे एक ना कोलैप्स्ड बैग जैसा है। वहाँ पर डेड टिश्यू है, ब्लड है, म्यूकस है, वो सब अगर आप स्क्वीज नहीं करोगे ना यूट्रस को तो वो निकलेगा नहीं बाहर। तो यूट्रस को ऊपर से नीचे तक आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज करना होता है। तो पीरियड्स के टाइम पे हार्मोन का सिग्नल आता है, जिसके चलते ये जो मसल्स यहाँ पर नहीं है, वो मसल्स स्क्वीज करता है और उसको स्क्वीज करते 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 फिर ब्लड को निकाल देता है वैजाना से, ब्लड डेड टिश्यू। इसलिए ब्लड को निकलने में टाइम लगता है 3-4 दिन का। ये जो स्क्वीजिंग का काम है, कॉन्ट्रैक्शन का काम है, खाली प्रेग्नेंट उसके टाइम पे नहीं, पीरियड्स के टाइम पे नहीं, डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे, ठीक है। बच्चे को जब डिलीवर कर तब भी वो कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, ये मायोमेट्रियम ही करता है। और जैसे लेबर के टाइम पे जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत पेन होता है लड़कियों को, वैसे ही पीरियड्स के टाइम पे भी उससे कंपेरिजन में बहुत कम, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो जाते हैं। अच्छा चलो, तो फंक्शन में हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग, कब करता है, ड्यूरिंग पीरियड्स। वैसे कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है, मेंस्ट्रुएशन लिखा जाता है उसको, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एंड डिलीवरी भी कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है, डिलीवरी तो डिलीवर होता है। पार्चुरेशन कहा जाता है, पार्चुरेशन और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये हो गया मायोमेट्रियम। अच्छा, मायोमेट्रियम का भी एक और नाम है, जैसे सेरोसा उसका नाम था, ऑल्सो नोन एज, ए के ए मेरा शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, ऑल्सो नोन एज। तो ए के ए क्या लिखेंगे, इसका नाम है मस्कुलरिस भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब थर्ड लेयर फिर से हेडिंग बना लो, एंडोमेट्रियम। तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिखेंगे, ये कौन सा लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है, यूट्रस के वॉल में इनर मोस्ट लेयर है। फिर किससे बनता है, ये बनता है मेड अप ऑफ, ये भी अंदर, जैसे बाहर का कवरिंग क्या था पेरिमेट्रियम, वैसे अंदर के कवरिंग को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। अगर कवरिंग ही है तो फिर ये फिलम से बना है। तो ये भी क्या है, मेड अप ऑफ एपिथेलियम है, ठीक है, एपिथेलियम है। एंड एपिथेलियम को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एन कनेक्टिव टिश्यू। अब मैंने यहाँ पर एपिथेलियम बोला है, तो किस तरह का एपिथेलियम है जान लेते थोड़ा सा, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर का एपिथेलियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एपिथेलियम है फिर से एक ही लेयर से बना होता है, तो इसलिए क्या होगा, सिंपल। उसमें जो सेल होगा वो क्या होगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा सेल होता है, तो एक कॉलमनर है, ठीक है। और यूट्रस के अंदर ना म्यूकस रिलीज होता है, मैंने अभी अभी आपसे कहा। तो म्यूकस रिलीज करने वाला सेल अगर वहाँ पर रहेगा एपिथेलियम में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लैंडुलर वर्ड लगा दिया जाता है। और जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, सिलिया होता है, वैसे यहाँ पर भी सिलिया है। तो सिंपल कॉलमनर, नाम जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन लंबा होने से अच्छा ही है, क्योंकि उसमें आपको क्या मिल जाता है, डिटेलिंग मिल जाता है, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम पर, ठीक। में आपको कितना लेयर है पता लग गया, शेप पता लग गया, म्यूकस सिक्रेट होता है पता लग गया, सिलिया भी होता है पता लग गया, ठीक है। तो नाम में ही सब कुछ डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, तो इस तरह का एपिथेलियम होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू, दोनों लेयर को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक। अब अगर आपको पूछा गया, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी में कहा गया है कि जो एंडोमेट्रियम है, अब ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा आपको फंसाने के लिए। एंडोमेट्रियम अंडरगोस, क्या लिखा गया है, साइक्लिकल चेंजेस, ये एक साइक्लिक पैटर्न में चेंज होते रहता है ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर साइक्लिकली चेंज होते रहता है, तो फिर आपको अगर पूछा गया कि कौन सा लेयर यूटेरस का टेम्पोररी लेयर है, क्योंकि ये एक लेयर है जो पीरियड्स के टाइम पे क्या हो जाता है,
ब्रेक हो जाता है तो फिर ये एंडोमेट्रियम ही आपका क्या है, आंसर है। चलो फिर उसको हाईलाइट करेंगे। एंडोमेट्रियम जो है वो क्या है, टेम्पोररी लेयर है, तो हमेशा नहीं रहता, परमानेंट तो नहीं है, ठीक है, टेम्पोररी लेयर है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट्स कब, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टाइम पे ये डीजेनरेट हो जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इस लेयर का फंक्शन क्या है, फंक्शन तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो लेयर है जो क्या हो जाता है, आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे, कहीं पे भी देखोगे ना डायग्राम, जब एंडोमेट्रियम का डायग्राम आएगा ना, तो आप देखोगे उस लेयर को ना थोड़ा सा हमेशा डार्क पिंक या फिर रेड कलर में बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा डार्कर कलर रखा गया एंडोमेट्रियम में। इससे ये डिनोट किया गया है कि इस लेयर में हमेशा बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, ब्लड वेसल्स मिलेगा। इसमें ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा मिलना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मान लो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो बेबी आके अटैच होगा, एम्ब्रायो, बेबी नहीं एम्ब्रायो के अटैच होगा इसी लेयर में। तो इसीलिए इस लेयर को हम लोग रिच इन क्या रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। और रिच इन न्यूट्रिएंट्स तभी होगा जब वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिच इन क्या है, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई इन ऑर्डर टू, क्यों ऐसा क्यों है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, क्या करने के लिए, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन द एम्ब्रायो, अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो। ठीक है? ये हर महीने खुद को रेडी करता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसको खाना वगैरह देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो रेडी हो जाने के बाद उसको अगर मेंटेन करके रखेंगे तो फालतू में एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स उधर सप्लाई होगा, उधर बच्चा ही नहीं है तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट महीने एक टाइम पे रेडी करता है। ये जो बार बार खुद को रेडी करना, ब्रेक करना, ये जो चलते रहता है, वही किसका इवेंट के अंदर आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स के अंदर आता है। तो ये हो गया आपका यूटरस का 3 लेयर। यूटरस के बाद जो नेक्स्ट एसेसरी डक्ट है वो क्या है, वेजाइना है। वेजाइना के बारे में बुक में कुछ अलग से नहीं लिखा गया है, तो हम भी उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैंने बोल ही दिया, कैनल है, वो सीमेन रिसीव करता है, और वो बर्थ कैनल का पार्ट है, अलॉन्ग विथ व्हाट, सर्विकल कैनल। आने से वही क्वेश्चन आएगा। एसेसरी डक्ट के बाद एनसीईआरटी में अगर नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट जैसे एसेसरी डक्ट के बाद मेल के बाद क्या बना था, एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल में भी, तो फीमेल में भी वैसे ही एसेसरी डक्ट के बाद आप देखोगे, फिर हम लोग पहुँच गए किसमें, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में पहुँच। ठीक है, चलो हेडिंग बना लो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। हेडिंग बना लिया आप लोगों ने, एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया हेडिंग के बगल में मैंने क्या लिखा, जरा ध्यान देना, मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, वाल्वा लिखा है, ठीक है। मैंने बार बार कहा है कि वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं है। जो बाहर वाला ये जो पोर्शन है, जो दोनों लेग्स के बीच में आपको मिलेगा, इसको कहा जाता है क्या, वाल्वा कहा जाता है, ठीक है। जैसे पीनस एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जो बाहर से दिखता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो बाहर से विजिबल है, तो वैसे ही ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल में वो पार्ट है जो बाहर से विजिबल है, बॉडी के बाहर। अच्छा, अब उसको यहाँ पर भी देखो लिखा गया वाल्वा, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो हर एक पार्ट लेवलिंग किया गया बढ़िया से। बुक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है लेकिन लेवलिंग नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम डाला है ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ। तो अब देखो, सबसे पहले आपको बुक में लिख के दिया गया है, जो पहला पार्ट है उसको लिखा है गया है मॉन्स पीबिस। अब मॉन्स पीबिस यहाँ पर ये वाला पोर्शन होगा, मॉन्स पीबिस यहाँ पर जो हमारे कमर के ठीक नीचे जो पार्ट है ना, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर क्या प्यूबिक हेयर वगैरह ग्रो करता है, उसको क्या कहा जाता है, पॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। तो ये जो पोर्शन है पॉन्स प्यूबिस लिखना है आप, ठीक है। डायग्राम बनाऊंगा एक, पहले समझा लेता हूँ, ठीक है। डायग्राम एक मैं बनाऊंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाना। डायग्राम बनाओगे, समझोगे तो याद रहेंगी चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होगा फिर। अब देखो, मॉन्स प्यूबिस के नीचे ये जो बड़ा सा ये जो पार्ट है ना, ये एक फ्लैगशिप पार्ट पाया जाता है, मोटा सा। देखो ये जो एक तरीके से मैं कहूँगा ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये दरवाज़ा है, ठीक है। और इस दरवाजे को रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी से क्या पीनस अंदर जाता है, और इसी से फिर क्या बेबी अगर अंदर बन गया, एम्ब्रायो अगर बड़ा हो गया, बेबी बन गया, तो फिर उसको डिलीवरी भी इसी से करना है। तो इसको तो सील तो नहीं कर सकते आप, है ना, लेकिन खुला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खुला छोड़ दोगे उसको ओपनिंग को ऐसे ही, तो वहाँ से बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी पैथोजन अंदर जाके बीमारी कॉज करता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारे स्किन के थ्रू जनरली बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जा पाता, ठीक है,
जहाँ स्किन का कवरिंग नहीं है। जैसे हाल में हमें क्या हो गया था, कोविड हो गया था, पैंडेमिक आ गया था पूरा, तो उसमें हमने मास्क लगा लिया था क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। तो मास्क लगा लिया था क्योंकि अगर मुंह और नाक अगर स्किन से सील होता था तो अब वो अंदर जा ही नहीं पाता। तो वैसे ही यहाँ पर अगर वेजाइनल ओपनिंग जो अच्छा खासा बड़ा ओपनिंग है और उसके थ्रू बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाएगा ना, तो उसको यूटेरस के अंदर जो हम लोगों ने खाना वगैरह इतना रेडी करके रखा है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, वो बैक्टीरिया को मिल जाएगा वहाँ पर। तो बैक्टीरिया अंदर जाना चाहेगा ही, तो उसको कवर करके रखना जरूरी है। तो एक नहीं, हमने दो दो दरवाजे लगा के रखा है। जो बाहर वाला दरवाजा है जो मोटा सा रहता है उसको कहा जाता है क्या, लेबिया मेजरा कहा जाता है। उसको दरवाजे को खोल के देखेंगे तो अंदर पतला सा एक और कवरिंग मिलेगा, उसको कहा जाता है क्या, लेबिया माइनरा कहा जाता है। लेमन लैंग्वेज में उसको आउटर लिप, क्योंकि ये थोड़ा मुंह जैसा स्ट्रक्चर है, और इनर लिप भी कहा जाता है। अब देखो, फीमेल के ये जो लेबिया माइनरा और मेजरा खोलोगे ना, तो वहां पर फीमेल के बॉडी में मेनली तो मिलेगा वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। अब देखो, मैंने एक चीज आपको कहा था जब हमने मेल पढ़ा था, मेल का जो यूरेथ्रा होता है उसी से क्या रिलीज होता है, सीमेन भी रिलीज होता है और यूरिन भी रिलीज होता है। अब फीमेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो ओपनिंग है, फाइनल ओपनिंग, वो वेजाइनल ओपनिंग है। मेल में जो फाइनल ओपनिंग है, स्पर्म आने का जो फाइनल रास्ता है, वो क्या है, यूरेथ्रा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग अलग, और फीमेल में यूरेथ्रा का काम खाली क्या, रिलीज करना, यूरिन रिलीज करना। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो ओपनिंग है, यूरेथ्रा से आके जो ओपन होगा, वो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर यहाँ पर आपको यूरेथ्रल ओपनिंग मिलेगा, उसके नीचे ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। इन दोनों को कवर करके पहले आएगा छोटा दरवाजा लेबिया माइनरा, उसको कवर करके बड़ा सा एक फ्लैशी दरवाजा आता है जिसको कहा जाता है लेबिया मेजरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब पार्ट है किसका, एक्सटर्नल जेनिटलिया का अलग अलग पार्ट है। अब ये जो लेबिया माइनरा है वो जाके ऊपर जहाँ मीट करता है, इंसेट में लिखा गया एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा, वहां पर ना छोटा सा एक इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। जैसे मेटिंग के टाइम पे मेल में पीनस इरेक्ट हो जाता है, वैसे ये वाला पार्ट भी फीमेल में इरेक्शन हो जाता है। और ये जो पार्ट है उसको कहा जाता है क्या, क्लिटोरिस कहा जाता है, ठीक। ये क्लिटोरिस हो गया, वेजाइनल ओपनिंग हो गया, यूरेथ्रा ओपनिंग हो गया, मेजरा माइनरा मॉन्स प्यूबिस, ये सारा मिलके क्या बनता है, वाल्वा बनता है। एक और चीज़ है, हाइमेन बोल के एक वर्ड है बुक में। हाइमेन क्या चीज़ है, वेजाइनल ओपनिंग से थोड़ा अंदर जाएंगे ना हम लोग, तो वहाँ पर एक पतला सा डेलिकेट मेम्ब्रेन मिलता है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, हाइमेन कहा जाता है। अब बुक में लिखा गया, हाइमेन जो है वो जनरली फर्स्ट इंटरकोर्स, फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे ब्रेक हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग होता है। तो कई बार उसी को लोग मार्कर ऑफ वर्जिनिटी के हिसाब से उसको मान लेते हैं कि हाइमेन अगर ब्रेक नहीं हुआ तो लड़की वर्जिन नहीं है। वैसे बुक में साफ साफ लिखा गया है, ये हमेशा वर्जिनिटी का मार्कर नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार जैसे मान लो ना, बचपन से लड़की साइकिलिंग करती है या फिर स्विमिंग करती है, कुछ ऐसा एक्सटेंसिव काम करती है ना, जिसके चलते हो सकता है कि हाइमेन पहले ही क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है या फिर ब्रेक हो चुका है। तो ऐसे में फर्स्ट इंटरकोर्स में वो क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है वो एक तरीके से आपको मैंने विजुअलाइज करने के लिए दिया है, तो एक बार हम लोग सिंपल डायग्राम, इसी का सिंपल वर्जन हम लोग बना लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ बना लेना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, जहाँ पर पीबी हेयर वगैरह ग्रो करेगा, तो ये जो पोर्शन कहा जाता है क्या, मॉन्स प्यूबिस। मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। के बाद फिर एक आपको मोटा सा यहाँ पर कवरिंग मिल जाता है, जो बाहर का मोटा सा दरवाजा मैंने कहा था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेबिया मेजरा है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एक इनर कवरिंग मिल जाएगा दरवाजा, तो इसका नाम क्या है, लेबिया माइनरा है। इजी डायग्राम है, कुछ टफ नहीं है। लेबिया माइनरा ऊपर जाके जहाँ एक दूसरे से मीट कर रहा है, तो वहाँ पर जाके एक इरेक्टाइल टिश्यू बन जाता है छोटा सा, वो कहा जाता है क्या, क्लिटोरिस कहा जाता है, ठीक। और लेबिया माइनरा खोलते ही आपको दो ओपनिंग मिल जाएगा। एक जो ऊपर ओपनिंग है, ऊपर वाला जो ओपनिंग है उसको याद रखना है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग है। तो ये क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। ये जो डायग्राम एक तरीके से आपको क्लियर कर देता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज व्हाट, वेंट्रल साइड में है, किस में, किससे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नीचे फिर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वेंट्रल टू डोर्सल आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद आपको क्या मिलेगा,
डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपको वर्टिब्रल कॉलम। अब तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग ये रहा। तो वेजाइनल ओपनिंग को कई बार हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइनल, थोड़ा साइंटिफिक वर्ड भी सीख लो। वेजाइनल ओपनिंग तो सबको समझ में आ जाएगा। ऑरिफिस भी कहा जाता है। ऑरिफिस वर्ड मैंने कहा भी था वैसे, यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो वैसे ये यूरेथ्रा नहीं कह के, ये यूरेथ्रा तो एक्चुअली है नहीं ना, यूरेथ्रा का ओपनिंग है। तो प्रिसाइजली अगर बोलेंगे तो ये यूरेथ्रल क्या है, ऑरिफिस है, ठीक। अब इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वो एनल पोर दिख जाएगा, ये बस है। तो ये हो गया आपका डायग्राम किसका, तो आपका डायग्राम वाल्वा का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो फिगर लिख के रखना है, फिगर है आपका ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी ये वाला पैराग्राफ आपका हो चुका है, ये वाल्वा वाला पैराग्राफ, ठीक। अब वाल्वा वाला पैराग्राफ खत्म हो जाने के बाद फिर जो नेक्स्ट डायग्राम आपको मिल रहा है वो किसका है, मेमोरी ग्लैंड्स का है। तो मेमोरी ग्लैंड्स मतलब किसके अंदर आ रहा है, थोड़ा गेस करो तो। जैसे ऐसे ऐसे डक्ट पढ़ा था मेल में, ऐसे ऐसे डक्ट पढ़ लिया। जैसे मेल में हमने एक्सटर्नल जेनिटल या पीनस पढ़ा था, वैसे यहाँ पर वाल्वा पढ़ लिया। उसके बाद हमने मेल में क्या पढ़ा था, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ा था। तो एनसीईआरटी में भी उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है लोग छुप छुप के। ये एसेसरी ग्लैंड आ गया आपका, ठीक है। अब हेडिंग बना लो आप लोग, एसेसरी ग्लैंड्स बन गया हेडिंग। हेडिंग में देखो हमने क्या लिखा है, जो एसेसरी ग्लैंड है वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स है। अब जो ये मेमोरी ग्लैंड्स है, फर्स्ट चीज आप लोग नोट करना, इंटरेस्टिंगली ये सब क्या है ना, किससे बना है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ये स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होकर बना है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अगर आपको पूछा गया कि मेमोरी ग्लैंड मेल में पाया जाता है या फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड, हम लोग भी मैमल ही है ना, किसी भी मैमल में हमेशा आपको क्या मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड मिलेगा। हाँ, ध्यान रखना, अगर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पूछा गया, ठीक है, क्या कहा गया है, फंक्शनल, वो मेमोरी ग्लैंड जो क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, उसको फंक्शनल कहा जाएगा। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स वो आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, आर फाउंड इन डेफिनेटली फीमेल्स, ठीक है। ये सब कई कई बार ना हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान नहीं देते तो गलती करके आ जाते हैं। ध्यान रखना है, फंक्शनल रहा तो फिर मेल फीमेल, सॉरी फीमेल में पाया जाएगा। मेल में भी पाया जाता है लेकिन क्या है, वो नॉन फंक्शनल है। मेल में, मेमल में मेमोरी ग्लैंड्स को वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स को मानते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही। अच्छा, तो अब मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है बुक में कहा गया है, एनसीईआरटी देखोगे ना तो एनसीईआरटी में लिखा गया है, फीमेल मेमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, जो मैंने पहला वर्ड स्ट्रेस दिया यहाँ पर। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है, किसी में कम रहेगा किसी में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो मेनली दो तरह के टिश्यू से बनता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड कौन सा टिश्यू, फैटी टिश्यू। अगर डायग्राम देखोगे तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू कौन सा पार्ट है, ये जो पाउच पाउच जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, जो जिनका नाम क्या है, ये जो जहाँ मेमोरी एल्वियोलस लिखा है ना, तो ये सब जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है क्या, ग्लैंडुलर टिश्यू। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, फैट्स रखा हुआ है, ठीक है। कुशन की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। वैसे एक चीज़ और आपको बता दूं, एक और टिश्यू पाया जाता है, फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट के फार्मनेस को मेंटेन करके रखता है। वो फार्मनेस जैसे, जैसे हमारे चेहरे पे एज के साथ क्या आ जाता है, रिंकल आ जाता है। जैसे आप अपना चेहरा देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्या है, फार्म है। जैसे मेरा चेहरा देखोगे, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ आप लोगों से, क्योंकि चेहरे पे जो प्रोटीन फाइबर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा है, डिटोरिएट होने लगा है, हमारा एज के साथ ये सब होता है। तो वैसे ही ये मेमोरी ग्लैंड्स में भी जो फाइबर्स है वो एज के साथ आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट हो जाता है, या फिर एक बार लैक्टेशन हो जाता है तो बहुत ख़राब हो जाता है, फाइबर्स का स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो फिर ब्रेस्ट का फार्मनेस मेंटेन नहीं होता, ठीक है। अच्छा चलो, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यहाँ पर टिश्यूज जो पाया जाता है, टिश्यूज मेनली, अगर आपको पूछा गया कितने टाइप का, मेनली 2 टाइप्स का टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक है ग्लैंडुलर टिश्यू, जहाँ पर क्या बनेगा, मिल्क बनेगा। क्या है, एडिपोज टिश्यू, फैट्स लिखा गया है, उसको एडिपोज टिश्यू कहा जा रहा है, फैट्स मतलब एडिपोज, ठीक है। अच्छा, अब ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, एडिपोज का काम क्या है, प्रोटेक्शन। तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर है, अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। मान लो किसी, कहीं गिर गई लड़की या फिर कहीं लग गया, अंदर एल्वियोली ना खराब हो, वो प्रोटेक्ट करके करने का काम किसका है, एडिपोज का है। और ग्लैंडुलर का काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। कब, यह हमेशा तो नहीं होता मिल्क प्रोडक्शन, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट, डिलीवरी, पार्चुरेशन।
अब इसके अलावा हम लोग क्या नोट करेंगे, एक और चीज, फाइब्रस टिश्यू बुक में मेंशन नहीं है लेकिन जान लेते हैं। फाइब्रस टिश्यूज आर ऑल्सो, फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है जिसका काम क्या है, व्हिच क्या मेंटेन करता है, मेंटेन्स मेंटेन्स द फार्मनेस। ठीक है, चलो, ये तीन तरह का टिश्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, दो मेन टिश्यू पाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में, फिर कहा गया है कि ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो कुछ लोब्स में डिवाइडेड है। आप देखोगे बुक में कहा गया है कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, क्या कहा गया है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स, जिसके अंदर क्या है, क्लस्टर्स, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड व्हाट, एल्वियोली। अच्छा, एल्वियोली को उन लोगों ने क्या डिस्क्राइब किया है, एल्वियोली मतलब देखो कुछ ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसको उन लोगों ने कह दिया है क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सेल सब मिलके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, इसका नाम है क्या, एल्वियोली। अब ये नहीं समझ लेना है कि ये क्या है, ये लंग्स वाला एल्वियोली नहीं है, वही बाहर आके ब्रेस्ट बना लेता नहीं है, सिमिलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए नाम भी सेम ही रखा है उन लोगों ने। अब ये जो एल्वियोली है, ऐसे बहुत सारा एल्वियोली मिलके, मान लो यहाँ एक एल्वियोली है, यहाँ एक एल्वियोली है, इसके पीछे एक एल्वियोली, ठीक है, ऐसे बहुत सारा एल्वियोली मिलके एक भी क्या बन जाता है, एक बंडल जैसा बन जाता है। ये जो बंडल है, इसी बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरा एक जो बंडल बन जाएगा इस तरीके से, उस बंडल को कहा जाता है मेमोरी लोब कहा जाता है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, क्या कह रहे हैं हम लोग, कहा जाता है दिस इज वन मेमोरी लोब। अब एल्वेली के अंदर ये जो खाली जगह है, इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ल्यूमेन नाम दिया गया है। अब जो मिल्क बनेगा, मिल्क यहीं पर बन के स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, मिल्क, मिल्क है, और ये मिल्क और जो खाली जगह है उसको कैविटी ऑफ एल्वेली को क्या कहा जा रहा है बुक में, ल्यूमेन कहा जा रहा है। तो आपको अगर एल्वेली का फंक्शन पूछा गया, एल्वेली का फंक्शन बुक में साफ साफ लिखा गया है, आपको भी नोट करना है एल्वेली का फंक्शन क्या है। एल्वेली मतलब जो मेमोरी एल्वेली है, ठीक है, एम लगा देते सामने, इसका फंक्शन क्या है, ये साइट ऑफ क्या है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, उसका क्या, इट्स स्टोरेज, स्टोरेज भी यहीं पर होता है। अच्छा, ये तो मिल्क स्टोरेज कहाँ होता है, और ऐसा ये जो एक मेमोरी लोब बनाया, ऐसा क्या कहा गया है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होता है हर किसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर। तो आपको घुमा के पूछा जाएगा एक हेल्दी एडल्ट फीमेल में कितना मेमोरी लोब होता है, तो आंसर कितना होगा, दो ब्रेस्ट को कंसिडर करना है, 30 to 40 होगा। ठीक है, फिर फिर बुक में समझाया गया है कि मिल्क कैसे बाहर तक आता है। ठीक है, मिल्क का पार्ट, जैसे स्पाम का पार्ट नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, वैसे मिल्क का पार्ट कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है द सेल्स ऑफ एल्वेली सीक्रेट्स मिल्क, हमने लिख लिया, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज, और ल्यूमेन्स ऑफ एल्वेली लिख लिया हम लोगों ने। एल्वेली जो है वो ओपन इनटू व्हाट, मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होता है, एल्वेली से डक्ट निकल के आता है हर एक एल्वेली से, उसको कहा जा रहा है मेमोरी ट्यूबल। ये जो ट्यूबल्स है, द ट्यूबल्स ऑफ ईच जॉइन ईच लोब, हर एक लोब से जो ये बहुत सारा, हर एक लोब के अंदर क्या होगा, एल्वेली होगा ना, हर एल्वेली से एक एक मेमोरी ट्यूबल निकलेगा, तो ये सारा ट्यूबल मिलके अल्टीमेटली पूरे मेमोरी लोब से एक ही डक्ट निकलेगा जिसका नाम क्या है, मेमोरी डक्ट। फिर बहुत सारा मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनता है, एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बन जाता है, और ये सारा मेमोरी एम्पुला मिलके फिर क्या बनता है, लेक्टिफरस डक्ट, और जो जाके ओपन होता है निपल में। ठीक है, डायग्राम के साथ देखेंगे, इससे निकल गया है क्या, मेमोरी ट्यूबल, इसका खुद का ये सब क्या है, मेमोरी ट्यूबल, इसका मेमोरी, ये सब जो क्या है, ये है मेमोरी ट्यूबल है। ठीक है, अब जितने भी ये सब एल्वेली मैंने बनाया, सबका मेमोरी ट्यूबल यहाँ वहाँ से मिलके अल्टीमेटली एक डक्ट बन गया इस पूरे मेमोरी लोब का। ये जो एक डक्ट है, इसको मेमोरी डक्ट कहा गया है। ठीक है, ऐसे फिर दूसरे तीसरे लोब से ढेर आ जाएगा क्या, 15-20 है ना सर, ऐसे तीन चार मेमोरी
डक्ट मिल जाएगा और मिलके फिर एक ऐसे वाइड पोर्शन बनेगा जिसको हमने नाम दिया है क्या, मेमोरी एम्प्यूला नाम दिया है। ठीक है, और फिर ऐसे फिर जो भी मतलब 8-10 एम्प्यूला बनेगा ना, एम्प्यूला फिर मिलके यहाँ पर एक डक्ट बनाएगा। कई सारा डक्ट होगा, वैसे उस डक्ट को कहा जाता है क्या, लेक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट कहा। ठीक है, और ऐसे कई सारा लेक्टिफेरस डक्ट आके फाइनली खुल जाएगा, किस में खुल जाएगा, जो बाहर ओपनिंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निपल में खुल जाएगा। ठीक है, तो देखो पार्ट ऑफ मिल्क, फिर से क्वेश्चन आएगा जैसे पार्ट ऑफ स्पर्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो फिर से लिख के रखना है आपको, पार्ट ऑफ मिल्क। तो सबसे पहले वो कहाँ से आएगा, सबसे पहले वो आएगा कहाँ से, एल्वेली से आएगा। फिर वो पहुंच जाएगा कौन से डक्ट में, जिनका नाम क्या है, मेमोरी ट्यूबल है। फिर आपको पूछा जाएगा मेमोरी ट्यूबल से क्या बन जाएगा, मेमोरी डक्ट आ जाएगा, ध्यान रखना है, ट्यूबल के बाद डक्ट, फिर उसके बाद क्या, एम्प्यूला, उसके बाद कौन सा डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, और फाइनली क्या, निपल। ठीक है, आपको घुमा के आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक हेल्दी फीमेल एडल्ट के एक ब्रेस्ट में कितना मेमोरी डक्ट हो सकता है। आपको कहा गया है कि एक एक मेमोरी लोब से एक एक डक्ट बनता है, तो अल्टीमेटली मेमोरी लोब का नंबर ही मेमोरी डक्ट का नंबर होगा, ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, अब ये तो हमने पार्ट समझ लिया, तो लग रहा होगा कि चलो ये तो खत्म हो चुका है आपका कौन सा पोर्शन, ये वाला पैराग्राफ का खत्म हो चुका है, ये पैराग्राफ थ्योरी तो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर एनसीईआरटी में डायग्राम ध्यान से नहीं देखोगे बच्चों, तो आपका क्या नहीं होगा, नीट नहीं बनने वाला बोर्ड के लिए, तो चलो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बोर्ड लेवल में तो पढ़ लिया, नीट लेवल में भी साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर देखो कुछ रह गया क्या जो हमने डिस्कस नहीं किया, इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना, तो ब्रेस्ट जहाँ से अराइज हुआ वो कहाँ, चेस्ट वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पर लड़कों का हो लड़कियों का हो, यहाँ पर क्या रहेगा, अंदर रिब्स तो रहना ही है, तो ये रिब्स है। ठीक है, लेवलिंग वाला डायग्राम आता है ना, बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी, आइडेंटिफिकेशन टाइप। तो रिब्स के बीच बीच में ये जो मसल है वो आ गया है, ऐसे हमने कर दिया। तो ये मसल इन बिटवीन जो रिब्स है उसका नाम क्या है, याद करके बताओ। इनका नाम है, रिब्स को ना ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इंग्लिश वर्ड लगेगा आपको, कॉस्ट का मतलब होता है रिब्स। तो इसलिए रिब्स के बीच में जो मसल पाया जाता है ना, उसका नाम क्या बन जाता है, इन बिटवीन रिब्स है ना, तो इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है उसको। ठीक है, फिर अब देखो, अगर आपको पूछा गया कि ब्रेस्ट कौन से मसल से अराइज होता है, तो ये इंटरकोस्टल मसल नहीं है, इसके ऊपर देखो एक और मसल है हमारे बॉडी में, ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, एमसीक्यू आ सकता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल से अराइज करता है। ठीक है, फिर और क्या हमने यहाँ पर नहीं, फैट के बारे में डिस्कस कर लिया, मेमोरी लोब, एल्वियोलस डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, निपल, सब डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस नहीं किया, एरियोला। अभी एरियोला क्या चीज़ है, देखो, मेल के बॉडी में भी फीमेल के बॉडी में भी एरियोला रहेगा ही। एरियोला वो पार्ट है, जैसे निपल है, निपल के पास में जो ये सर्कुलर थोड़ा सा कलर्ड पोर्शन नहीं रहता है, गोल सा, पिगमेंटेड, ब्लैक किसी में, रेड किसी में, पिंक, इस टाइप से, वो जो पिगमेंटेड पोर्शन है उसी को क्या कहा जाता है, एरियोला कहा जाता है। ठीक है, तो अब नोट पे हमें क्या करना है, नोट पे हमें लिखना है क्या क्या हमने सीखा। हमने सीखा कि सबसे पहले ये मेमोरी ग्लैंड्स है, कौन से मसल से अराइज करता है, राइज फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा कि एरियोला बोल के कुछ पाया जाता है। एरियोला क्या चीज़ है, इज द पिगमेंटेड एरिया, सर्कलिंग, सर्कलिंग किसको, सर्कलिंग द पूरा निपल। ये हो गया बच्चों आपका कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में याद करो हमने डक्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ा, और अभी अभी क्या पढ़ा, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ा। एसेसरी ग्लैंड्स में वैसे एक और चीज़ बता दूं, कहीं आपको मिल सकता है कि एक और पेयर ऑफ ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है बर्थोलिन्स ग्लैंड है।
ये जो बर्थोलिन्स ग्लैंड है वो वेजाइनल वॉल के अंदर, है ना, कैनल है ना, तो उस कैनल के वॉल में दोनों साइड में एक ग्लैंड मिलता है। उसका जो ओपनिंग होता है बर्थोलिन्स का डक्ट है वो आके वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में ओपन हो जाता है। ठीक है? जैसे मान लो ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पर एक ओपनिंग होगा, यहाँ पर एक ओपनिंग होगा, किसका? बार्थोलिन्स ग्लैंड का। और इससे सिक्रीशन क्या होता है, जैसे कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है ना मेल में, लुब्रिकेशन का काम, तो वैसे ही ये भी क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, किसमें? इंटरकोर्स के टाइम पे। बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, ये भी फीमेल इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड के अंदर आता है, जानना चाहिए आप। तो ये फीमेल वाला पार्ट खत्म हो चुका है। हम लोग इसके ऊपर PYQ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नीट के लिए, और एक लेक्चर होगा किसके ऊपर? बोर्ड लेवल PYQ भी सारा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर। ठीक है, CBSE बोर्ड का। तो जिसको जो चाहिए आप लोग लेक्चर देख सकते हो। चलो, थैंक यू।